Hello everyone, welcome to the platform of Free Rams IS where we cover daily current affairs with you, and in this session we'll have a look over the important articles और उन articles के साथ साथ हम दो important editorials को भी cover करेंगे, उनकी proper in-depth analysis होगी. So this is your mentor आरजू कक्कड़ और without taking any time simply let's start the session. पहले हम ये देखते हैं कि आज हम क्या cover करने वाले हैं. ये list देखने के साथ साथ आपको साथ में क्या करना है, चैनल को like और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो इन वीडियो सेशंस को अगर आपको अच्छे लगते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होती है ना वो आप तक पहुंच सकती हैं, राइट. ओके, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके सामने. विल हैव अ लुक. तो मैं पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ. एक इंडेक्स होता है ना, तमिलनाडु's famous कम्बम पनीर थ्रेडचाई ऑल्सो नोन एज कम्बम ग्रेप्स, इनको रिसेंटली दे हैव अर्न्ड द GI टैग. अभी रिसेंटली बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है. मैं बोल भी रही हूँ आपको, एक लिस्ट साथ साथ बनाते रहो ताकि आपको एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. या आपके खुद के क्रिस्प नोट्स होंगे. तो कहाँ से मिला है, तमिलनाडु, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. एंड ये जो कंप्लीट सेशन है ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है, ठीक है. GS पेपर 2 से एक और न्यूज़ जो है आप लिंक कर सकते हो. 4 आर्मी जवान्स वर रिसेंटली शॉट एंड किल्ड एट भटिंडा मिलिट्री स्टेशन. तो ये मिलिट्री स्टेशन क्या है और इसके पीछे क्या बताया जा रहा है वो भी देखो. ये एक ऐसी न्यूज़ है दैट इज़ नॉट क्लियर एनफ, और इसके पीछे के बट जो भी रिपोर्ट्स में सामने आता है, जो न्यूज़ में अभी सो फार अपडेटेड है वो मैं आपको बता दूंगी. लेकिन हमें किसी भी चीज़ के पॉलिटिकल सिनेरियो में ना एंटर करते हुए उसको अपने एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट से समझना है. दैट्स इट, राइट. उसके बाद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्यों न्यूज़ में है और इससे एसोसिएटेड जितने भी पॉइंटर्स बनते हैं विल कवर देम अप. GS2 से रिलेटेड एक आर्टिकल है. G7 कंट्रीज प्लेज्ड, क्या प्लेज है, टू क्विट द फॉसिल फ्यूल्स फास्टर एंड अर्ज अदर कंट्रीज टू फॉलो सूट. तो ये क्या है, G7 कंट्री जो है कौन सी है, इसके बारे में विल हैव अ कंप्लीट एनालिसिस. फिर बरनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है और ये न्यूज़ में भी है. GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. दो एडिटोरियल्स जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आप बहुत सा कंटेंट लेके जा सकते हो. मेंस एंड रिच फॉर्डर, कभी कभार तो प्रीलिम्स में भी ऐसी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं. अगर आपने किसी टॉपिक को अच्छे से समझा है तो वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए स्टेटमेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस देखे हैं. तो दो एडिटोरियल्स हैं. पहला तो है डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, क्या बात कर रहा है ये आर्टिकल, उसको कवर करेंगे. बहुत ही इन डेप्थ कवरेज होगी इसकी और GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी विद चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तो क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, उसको यहाँ पर कवर करेंगे. आपके पेपर 2 से आप उसको लिंक कर सकते हो. तो आई होप आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई. अंडरस्टैंडिंग तो क्या ही बोल सकते हैं, एक रफ सा सिनेरियो आपके सामने मैंने रख दिया है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, राइट. तो स्टे ट्यून, लास्ट तक रहना है क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट आज आप कवर करने वाले हो. पहला आर्टिकल जो आप देख रहे हो दैट इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. आर्टिकल ये है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो क्या कुछ किया है अभी तक और कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है जब आप किसी को मिनी रत्न रिकॉग्नाइज करते हो कैटेगरी 1 में, सो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो वो सब कुछ जो है हम पॉइंट्स इस सेशन में कवर करेंगे. सबसे पहले तो मैं बार बार मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आई नॉट से, आई से SECI, आपको पता चल ही जाएगा अब कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो SECI वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2011, 2011 में इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड. और एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. जो भी हमने देखो सोलर एनर्जी रिलेटेड कितने प्रोजेक्ट्स रहे हैं एंड उन सबको सेटअप करना सोलर एनर्जी फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर उन सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एंड everything regarding it. So SECI played a very important role, a primary implementing agency for renewable energy schemes, projects, जो कि projects और activities carry out हो रही है so as to fulfill the India's international what
कमिटमेंट्स, जो भी हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल SECI का है, बीइंग अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। SECI को क्रेडिट रेटिंग में भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, AAA बाय ICRA अचीव की है इसने, और साथ ही साथ SECI हैज़ ऑलरेडी अवॉर्डेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कैपेसिटीज ऑफ ओवर 56 गीगावाट, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, और साथ में इन्वॉल्व भी है इन सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर अदर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तरीके से भी। सोलर सेक्टर में SECI का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हो गए, सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम हो गए। सो उसको इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज SECI हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। SECI इन्वॉल्व रहे इन द ऑक्शन ऑफ लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सिग्निफिकेंट जो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स मिली, जहाँ वी अट्रैक्टेड दीज इन्वेस्टमेंट्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। सो SECI was also involved there, and in addition to it, it implemented various projects and activities and initiatives so as to promote the use of solar energy, चाहे वो solar pumps ही क्यों ना हो for irrigation या फिर ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, हर जगह जहां हम अभी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो उन सारे इनिशिएटिव्स में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ये इनिशिएटिव्स ऑब्वियसली किस लिए हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं कि अपने को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। अभी हम G7 की भी आज बात करेंगे, वो भी इसी तरफ ही है। साथ ही साथ जो लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात है इन दीज एरियाज, सो दैट एंड बेटर हाउ दे कैन एक्सेस टू द क्लीन एनर्जी, तो इन सब में ये सारे इनिशिएटिव्स ने हेल्प भी किया है, और इन सब इनिशिएटिव्स के अंदर SECI का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या क्राइटेरिया है, अगर अभी इसको मिनी रत्न स्टेटस मिला है, कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है, तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो सोलर एनर्जी क्या, कोई भी मिनी रत्न CPSC शुड नॉट हैव बीन डिफॉल्टेड, राइट। जो इंटरेस्ट लोन पेमेंट्स हैं, एनी लोन्स, तो उसमें द CPSC should not have basically should have not defaulted in the repayment of all those loans। उसके बाद अगर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो है, अगर मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस है तो उसका क्राइटेरिया है दैट पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट पर्टिकुलर CPSC which have made a profit in the last 3 years continuously with the pre-tax profit is 30 crores or more in at least one of the 3 years, जहाँ net worth positive भी होना चाहिए। So these all are the eligible conditions to be considered for the grant of mini Ratna 1 status category 1 के अंदर, right। तो यहाँ पर इन द लास्ट 3 years यू शुड हैव मेड अ प्रॉफिट 30 करोड़ प्री टैक्स प्रॉफिट इन एटलीस्ट 1 of the 3 years, पॉजिटिव नेटवर्थ हो। और अगर कैटेगरी 2 की बात करूँ तो यहाँ पर दे शुड हैव मेड अ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years कॉन्टिन्यूसली और पॉजिटिव नेटवर्थ, ये एलिजिबल कंडीशंस है। साथ ही साथ मिनी रत्न CPSC शुड नॉट डिपेंड अपॉन बजटरी सपोर्ट फॉर दी गवर्नमेंट गारंटीज। तो यहाँ से ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जब आप किसी को मिनी रत्न स्टेटस देते हो तो क्या क्या एलिजिबल कंडीशंस है। बहुत ही ब्यूटीफुली 3 स्टेटमेंट्स आराम से बनाई जा सकती हैं, तो मेक श्योर आप इनको याद ज़रूर कर लें। अगला आर्टिकल जो है जो बात कर रहा है GI टैग के बारे में, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। अब GI टैग बहुत सी लिस्ट बन चुकी होगी, अभी तक तो हमने देख ही ली है, राइट। तो उसमें एक और ऐड कर लो जो कि बात कर रहे हैं कम्बम ग्रेप्स की, जिनको आप कम्बम पनीर थ्रेच्चे जैसे इसको आप तमिलनाडु में इसको प्रोनाउंस किया जाता हो। सो इट इज़ वेरी फेमस एंड इट हैज़ रिसेंटली अर्न द GI टैग। आप ये देख भी सकते हो, ये तस्वीर है जिन ग्रेप्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रेप्स है ना, दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु बाय अ फ्रेंच प्रीस्ट इन 1832। इसकी भी अपनी एक कहानी है। तो 1832 में फ्रेंच प्रीस्ट के द्वारा इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये विटामिन्स में बहुत रिच होते हैं, टार्टरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, और बहुत सी क्रॉनिक डिसीजेज में इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ दोज क्रॉनिक डिसीजेज, राइट। अपने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा दे आर फेमस फॉर, एंड दे आर हैविंग दिस पर्पलिश ब्राउन कलर, वो आपको यहाँ से भी दिख रहा है। तो द कम्बम वैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर, और उसको बोला जाता है एज द ग्रेप सिटी ऑफ
साउथ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर दिस वेराइटी इज पॉपुलर फॉर इट्स क्विक ग्रोथ, अर्ली मेच्योरिटी, है ना। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी हैं। और जीआई टैग के बारे में खुद से ये एक सवाल मेरा आपके पास मेरे लिए है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमने बहुत बार कवर भी किया है कि जीआई टैग इज़ वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स और कैन इट बी रीन्यूड, और ये दो चीज़ें हैं, तो वो उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये आपको पता ही है कि जीआई जब आप टैग देते हो, इट इज़ अ साइन जो कि यूज ऑन प्रोडक्ट्स जिनका एक अपना एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है, वहाँ की क्वालिटीज़ वो पोसेस करते हैं, राइट। जीआई एक्ट, Geographical Indications of Good Registration and Protection Act 1999 seeks to provide for the registration and better protection of the geographical indications relating to goods in India. It is governed and directed by WTO Agreement on TRIPS. तो बहुत बार मतलब मैंने जीआई टैग के बारे में कवर किया है, आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट है जो भी जीआई टैग्स जितने भी हमने कवर कर लिए उनके साथ साथ लिस्ट जो है वो ज़रूर बनाते रहना, ठीक है। अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, बरनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ कैरिड आउट अ सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन ऑफ 4 सब एडल्ट वाइल्ड बफेलोज फ्रॉम असम टू दिस सेंचुरी, राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए दो बातें जानने की हैं। फर्स्ट इज अबाउट दीज वाइल्ड बफेलोज, सेकेंड इज अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। आपके लिए एक होमवर्क है मैप प्रैक्टिस। तो मैप आज आप देखोगे, अगर मैप देखा तो अच्छा है, तो मतलब समझ लेना कि ये टॉपिक आपने कंप्लीट किया है, ये आपके लिए होमवर्क है। मेक श्योर कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप खुद से जाके गूगल पे सर्च करो, राइट। वो होता है ना, स्पून फीडिंग की आदत बिल्कुल मत डालो। वो एक खुद से जो होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, और अगर आज एक टॉपिक पढ़ा है, कल हमने लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पढ़ा था, तो आपने वो खुद से जाके पॉलिटी की बुक उठाई या नहीं उठाई, राइट। वो स्मार्ट वर्क थोड़ा सा और हार्ड वर्क आपको भी करना है। अब रही बात वापस से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। काफ़ी रिवर्स यहाँ पर आपको नाम दिख रही होगी, बल्मीधी, जोंक, महानदी आर दी लाइफलाइन रिवर्स जो कि रन करती हैं अलॉन्ग दिस सेंचुरी। एंड रिवर बलमदेही फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री एंड जोंक रिवर फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस सेंचुरी, राइट। तो यहाँ पर फ्लोरा एंड फना की बात करें तो द सेंचुरी कंटेन्स मेजर वेजिटेशन ऑफ टीक, सॉल, मिक्स फॉरेस्ट, वाइल्ड डॉग, नीलगाय, सांभर, चीतल, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बियर, सो दीज आर द कॉमनली फाउंड स्पीशीज। वाइल्ड बफेलो जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकती है जब 3 स्टेटमेंट्स आ जाए अगर वाइल्ड बफेलो के बारे में, और ऑलरेडी यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके बारे में। इंडियन वाइल्ड बफेलो स्टेट एनिमल है ऑफ छत्तीसगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, and is large species of bovine native to the Indian subcontinent and Southeast Asia. They are generally basically concentrated in like Kaziranga National Park, Manas, Dibru-Saikova National Park, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ये इनका habitat it is mainly found in alluvial grasslands, marshes, swamps and river valleys. IUCN status endangered है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। जितना याद करोगे उतना अच्छा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये, मेक श्योर आप इनको याद ज़रूर कर लें, ठीक है। अगली आर्टिकल को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, ये आर्टिकल अपने आप में इसके रिगार्डिंग काफ़ी और न्यूज़ भी चल रही हैं। तो यहाँ पर रेदर देन एंटरिंग इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ एग्जाम पर्सपेक्टिव। फाइन, सॉर्टेड, सिंपल। चलिए, 4 आर्मी जवान्स वर रिसेंटली शॉट एंड किल्ड एट भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। सो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन कहाँ है? पंजाब के अंदर है। सो पंजाब में 4 आर्मी जवान्स भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पे दे वर रिसेंटली शॉट एंड किल्ड। सबसे पहले तो न्यूज़ में मतलब काफ़ी मेंशन किया हुआ है कि इसमें कोई टेररिस्ट एंगल नहीं है। दे हैव मेंशन्ड द रीज़न, मतलब जो भी अभी जिस पे काफ़ी और अभी आई वुड से श्योर शॉट नहीं है, और मतलब आप उसको बोल सकते हो कि अभी चीज़ें और अनकवर होंगी, लेकिन जो अभी जितने आप आर्टिकल्स देखेंगे तो वहाँ पर दे आर मेंशनिंग अ रीज़न दैट इज़ फ्रेट्रीसाइड फॉर इट, राइट। तो ये जो रीज़न बताया जा रहा है दैट इज़ फ्रेट्रीसाइड। नाउ व्हाट इज़ फ्रेट्रीसाइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेट्रीसाइड मीन्स
killing of your, you can say, one's brother or one sister, right? तो वहाँ पर ये रीज़न बताया जा रहा है. देखो बहुत सी चीज़ें हैं, जब हमने देखा भी है कि जो हमारे आर्मी जवान होते हैं बहुत स्ट्रेस भरी लाइफ भी होती है, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अभी सुसाइडल पॉइंट एंगल भी लगता है, बहुत से रीजंस हैं. लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि बिकॉज ऑफ दिस फ्रेट्रीसाइड इशू, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फ्रेट्रीसाइड ये किलिंग जो है, और ये बेसिकली दे वर शॉट एंड दे वर किल्ड एट भटिंडा मिलिट्री स्टेशन. हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन एट भटिंडा मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर है, और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं. भटिंडा पंजाब में, दिल्ली से देखें तो 280 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल, एंड इसका बॉर्डर लगता है 100 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान. इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 10 कॉर्प्स ऑफ आर्मी, दे आर बेटर नोन एज चेतक कॉर्प्स. ठीक है, तो ये जो मिलिट्री स्टेशन है, इट इज़ वाइटल ऑपरेशनल एज वेल एज लॉजिस्टिक बेस है फॉर द आर्मी यूनिट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफेंस ऑफ सदर्न पंजाब एंड एडजॉइनिंग राजस्थान. राइट, तो यहाँ पर यू विल सी दिस मिलिट्री स्टेशन हैज़ अ नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल्स. राइट, वाइटल एम्यूनेशन डंप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस भटिंडा मिलिट्री स्टेशन. ब्रिटिश रूल के टाइम पे भटिंडा और उसके आसपास का जो एरिया था, इट रिमेन अंडर द ब्रिटिश फ्लैग, मतलब काफ़ी टाइम तक ब्रिटिश फ्लैग के अंदर ही रहा, विच वॉज अवे फ्रॉम द खालसा राज और महाराजा रंजीत सिंह. अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा. तो यहाँ पर लेकिन जो भटिंडा था, महाराजा रंजीत सिंह, बेसिकली दिस रीजन वॉज लाइक अवे फ्रॉम द खालसा राज ऑफ रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह जी. इट वॉज अंडर काफ़ी लंबे समय से अंडर द ब्रिटिश रूल. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 भटिंडा जो है, दिस लोकेशन सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट हब, फीडिंग थाउजेंड्स ऑफ यूथ इनटू द मिलिट्री सप्लाई चेन. फिर भटिंडा जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट भी था फॉर मिलिट्री फोर्सेज फोकस ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. तो मतलब ये एक ऐसी लोकेशन है जिसका एक अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है. कहाँ पर है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं. दैट इज़ कि रिसेंटली G7 countries pledged to quit fossil fuels faster. G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. राइट, तो ये जो मीटिंग हुई ये कहाँ पर हुई उसको भी डिस्कस करेंगे, जापान में. सो रिसेंटली द G7 countries pledged to quit the fossil fuels faster and urge other countries also to follow, but they failed to agree to any new deadlines on ending the polluting power sources like कोल. पहले तो अगर हम G7 के बारे में बात कर ले तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा. हम वैसे इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे ही सही अबाउट दिस मीटिंग. अगर आपने आज का हिंदू का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर भी आया था कि डिफरेंट बेसिकली क्लाइमेट और जो एनर्जी मिनिस्टर्स एंड एनवॉयज फ्रॉम G7 कंट्रीज, दे हैव कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग व्हाट, कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय, ये आपको पता होना चाहिए, बाय 2035. राइट, कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035 एंड एक्सिलरेटिंग द फेज आउट ऑफ कोल. तो यहाँ पर बहुत से अलग अलग, मतलब इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द समिट दैट वाज हेल्ड, बीइंग इनवाइटेड एज अ गेस्ट in the context of G20 presidency. right, अगर आपको COP ग्लासगो 2021 अगर आपने वो उसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू दिस लैंग्वेज इन द एग्रीमेंट टू फेज आउट एंड पुश्ड इंस्टेड फॉर फेज डाउन ऑफ कोल. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये बेसिकली कहना है कि इंडिया जो है और दूसरी कंट्रीज जो है, दे आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज देखा जाए लाइक यूएस, जापान, कनाडा, यूरोप, दे आर रिलायंट ऑन गैस रिजर्व्स. राइट, इसके रिगार्डिंग अभी और भी आर्टिकल्स आएंगे जिसको हम बात करेंगे. अभी G7 पार्टिसिपेंट्स दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सिलरेटिंग सोलर एंड विंड एनर्जी. राइट, तो ये सारी बातें हुई हैं, एक्सिलरेटिंग द सोलर एंड विंड एनर्जीज इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस लाइक 1000 गीगावाट बाय 2030.
2030। सो कुछ टारगेट ईयर्स हैं जो सेट हुए हैं फ्रॉम सोलर पावर एंड 150 गीगावाट ऑफ विंड पावर फ्रॉम द ऑफ शोर प्लेटफॉर्म. सो दीज आर दी वेरियस डिस्कशन दैट वर हेल्ड एंड दीज आर दी कमिटमेंट्स मेड. रही बात G7 की. G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस फॉर्म्ड इन 1975. आपको हमेशा ना मेंबर कंट्रीज याद करनी रहेंगी, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा निमोनिक है, काफ़ी जो है मतलब कहेंगे कि ये कैसा निमोनिक है, बट निमोनिक का मतलब तो हमारा पर्पस है चीज़ों को याद रखना, है ना. G7 कंट्रीज़ का नाम याद रखने के लिए आप एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ जूस विद GF. तो यहाँ पर GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है. तो लेट्स हैव अ लुक कि ये निमोनिक में क्या क्या कंट्रीज आती है. जहाँ पर J स्टैंड्स फॉर जापान, जापान हो गया. U स्टैंड्स फॉर, यहाँ से आप U को UK और US दोनों ले सकते हो, तो UK हो गया, US भी हो गया, राइट. I है स्टैंड्स फॉर इटली, ये याद में रखना, राइट. एंड C स्टैंड्स फॉर कैनेडा. तो यहाँ से इतना याद में रख लो, J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर UK US, I स्टैंड्स फॉर इटली एंड C स्टैंड्स फॉर कैनेडा. बाकी विद GF तो G स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रांस. तो जूस विद GF, तो इससे आप अपनी G7 कंट्रीज़ को याद रख सकते हो. ज़रूरी नहीं है याद रखना, आपके अपने अगर कुछ निमोनिक्स बने हुए हैं तो वेल डन. मतलब हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि अपने को याद रखनी है चीज़ें. तो ऐसे करके आपको मैंने मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो याद करवा दी. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में इट वॉज फॉर्म, जिसमें कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US ये सब मेंबर कंट्रीज़ हैं. और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करी है मेरे साथ, तो आपको पता होगा यूजुअली यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट रखती है अब कि जो मीटिंग होती है वो कितने टाइम में होती है, साल बाद, 6 महीने, तो वो भी पता होना चाहिए. तो इट मीट्स एनुअली to discuss the issues like global economic governance, international security, energy policy, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं. होस्ट जो है ऑफ द G7 समिट, ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंसी, वो रोटेट करती है हर साल अमंग द मेंबर कंट्रीज. इट वॉज फॉर्मली रेफर टू एज G8 until रशिया वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द ग्रुप in 2014. अब यहाँ पर एज ऑफ 2022 G7 कंट्रीज मेक अप 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 31% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 21% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. इसके रिगार्डिंग अभी कोई एडिटोरियल भी अगर डेफिनेटली न्यूज़ में आता है तो हम इसकी आगे बहुत अच्छे से ज़रूर उसको कवर भी करेंगे, राइट. तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट GS पेपर 3 से लिंक करता हुआ एक एडिटोरियल. इससे आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे. मैं इस एडिटोरियल को आपके साथ कवर करूंगी. हमने ना अभी, अगर आप लिंक कर पाओगे तो मैंने आपके साथ टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत से पीछे जो आर्टिकल्स आए हैं, सर्वे हुआ, वो सब कुछ कवर किया है. तो यहाँ पर आप उसको लिंक भी कर सकते हो. अब रही बात इस आर्टिकल की, डेमोक्रेटाइज टाइगर कंजर्वेशन, तो ये क्या बात है, क्या बैकग्राउंड है, थीम लाइन क्या है, उसको बिल्कुल जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन ओवर दी एडिटोरियल्स नाउ, राइट. सबसे पहले तो जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको हो गए कंप्लीट 50 साल, 50 years, and many scientists were happy that Project Tiger at 50 years was able to hold on to the tiger population, right, in most of the geographical regions. तो प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है ना, एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है. कब आया था? 1973 में. और अगर यूपीएससी ने पूछ लिया उस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी पता होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज टेन्योर, राइट. तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के टेन्योर के टाइम पे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंश्योर द मेंटेनेंस, सर्वाइवल ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन स्पेशली मतलब टाइगर रिजर्व्स में थ्रू आउट द इंडिया. अब चलते हैं स्टोरी लाइन पे. 50 साल हो गए. 50 years ago, India's alarming revelation that tiger numbers had dropped below 3,000 shocked the world. आज से 50 साल पहले, मतलब जब अपने को ये ऐसा रिवील हुआ कि टाइगर का जो नंबर है वो नीचे गिरता जा रहा है, बिलो 3,000, शॉक हो गए. इंडिया ने रिएक्ट किया,
कैसे किया? हंटिंग को बैन किया एंड ड्राफ्टेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इट्स नेचुरल हेरिटेज, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 50 ईयर्स और लेटर, मतलब अब ये आर्टिकल थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ रहा है कि 50 साल हो गए हैं, मोर और लेस द सेम नंबर इज नाउ मेट विद सेलिब्रेशन। तो मतलब वो राइटर का ये कहना है कि अभी बहुत से लैक्यूनेज हैं, अब इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 50 साल में क्या से कहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन क्या क्या इश्यूज करंटली वी आर फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, इश्यूज आपको पता होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशन है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसको कवर करेंगे। Much of the success of wildlife conservation in India has been attributed to the Wildlife Protection Act enacted 50 years ago by Prime Minister Indira Gandhi to arrest the alarming decline of wildlife across the country. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट सबको पता है, हम बहुत बार कवर करते हैं, 50 साल पहले लाया गया, राइट। लेकिन आज जब हम वी आर सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ दिस एक्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने को देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू बेसिकली देयर इज ऑल्सो अ नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट नीड्स टू चेंज इन द कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या कंजर्वेशन प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई, क्या चीज़ें हैं, वो भी जानेंगे। तो यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि दैट वी कैन प्रिजर्व दीज एंड वी ऑल्सो नीड टू प्लान अहेड फॉर द चैलेंजेस इन द नेक्स्ट 50 years। अभी 50 साल तो पूरे हो गए। Authorities have indicated 6% एनुअल ग्रोथ रेट। अगर वो 1972-73 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखो तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो मात्र 6% है। टाइगर जो हम सर्वे की बात करते हैं हर 4 साल बाद होता है, सो द एक्सपेक्टेड नंबर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% above the previous 2018-2019 estimate of 2967 tigers, right? By mentioning only the figure of 1400 plus estimated in 2006, wildlife managers are able to celebrate the doubling of tiger population. However, if one looks at the long 50 years of tiger conservation under the Project Tiger, we see that number do not reflect a great success despite the support, the funds and a strong legal framework. अगर आप अपने ग्रोथ को देखते हो तो चाहे आपने मतलब आज से प्रोजेक्ट टाइगर हम लाए, 50 साल में बहुत कुछ हो सकता है, तो उनका ये कहना है कि 6% की एनुअल ग्रोथ रेट हुई है। सिर्फ 6% की एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये इंडिकेट बेसिकली ये उतनी सफिशिएंट मतलब आप बोल सकते हो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बाय मेंशनिंग ओनली द फिगर ऑफ 1400 प्लस एस्टिमेटेड इन 2006, उसके कंपैरेटिवली जो आज हम जो आपको नंबर्स डबल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे 50 साल के आप जर्नी देखोगे तो 6% एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो कम है, और उसके बावजूद कि बहुत से फंडिंग, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क वी हैव सीन। यहाँ पर राइटर ने लिखा है, हाउएवर इन 2023 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है स्लिपिंग अवे, वी आर लूजिंग द टाइगर्स। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट। झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट, वहाँ से टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो वी आर लूजिंग द टाइगर्स। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो, विद इट वी लॉस द जेनेटिक डाइवर्सिटी यूनिक टू दीज जियोग्राफिकल रीजन्स, dashing hopes of maintaining long-term population viability and natural recovery. So basically राइटर का ये कहना है कि एक ऐसी बेल्ट जहाँ से हम टाइगर की पॉपुलेशन जो है वी आर लूजिंग द टाइगर्स, इसका एक इम्पैक्ट ये है कि वी लॉस द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर एक बेल्ट में, एक बेल्ट इन द सेंस जैसे मध्य प्रदेश की बेल्ट लगा लो, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाली जो बेल्ट है, वहाँ पर अगर आपको टाइगर का नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होता दिख भी रहा है, तो एक ही जेनेटिक कोड, जेनेटिक अलग अलग वेराइटी नहीं होगी फिर आपके पास। एक बेल्ट में एक ही तरीके के, एक ही जेनेटिक कोड, एक ही वेराइटी के टाइगर्स हैं। कल को अगर कुछ भी जैसे कोई वायरस अटैक करता है, अभी आपने देखा पैंडेमिक होता है, तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक अगर कोई भी ऐसे अटैक होता है, किसी वायरस का अटैक होता है, तो वो जो
अगर दैट पर्टिकुलर वैरायटी इट माइट बी ससेप्टेबल टू दैट वायरस अटैक, और पॉपुलेशन जो है एकदम से गिर जाएगी सारी की सारी। तो यहाँ पर अगर अलग अलग जगहों पे वी हैव सीन हैबिटेट्स जो है टाइगर के, जो हैबिटेट्स इंडिया के अंदर है, राइट, तो राइटर का ये कहना है कि वी नीड टू मेंटेन दिस पॉपुलेशन, अलग अलग वैरायटी टाइगर्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी विल लॉस दी जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो अगर जैसे हम लोग ला भी रहे हैं, चीताज को रीलोकेट कर रहे हैं, तो अपने को ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, राइट। नेचुरल रिकवरी, लॉन्ग टर्म अगर आप पॉपुलेशन देखते हो तो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, reintroduction will homogenize the tiger genetic structure across the country, reducing the genetic diversity। अगर आप लेकर भी आ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा आसपास, अगर आप रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, कि आप किस रीजन में रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि आप वो जो होमोजेनेसिस की बात हो रही है, होमोजेनाइज नहीं करना है आपके को अक्रॉस द कंट्री। अगर वो होता है ना हिट्रोजीनियस चीज़ें, अलग 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 वेराइटीज़ होनी चाहिए, कि कल को अगर अटैक भी हुआ एक वायरस का, तो एक वेराइटी तो है उसको चाहे खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरी वेराइटी जो है क्या पता उसको सरपास कर जाए, है ना, इम्पैक्ट नहीं हो। तो इसीलिए वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट homogenize the genetic structure across the country, otherwise it will reduce the genetic diversity, right। तो ये एक ऑथर जो है अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। लेकिन उन्हें कहाँ है, टाइगर क्या है, एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, ये सबको पता ही है, जिनको नहीं पता चलो आज पता चल गया। टाइगर्स वॉज कंसीडर्ड एन अम्ब्रेला स्पीशीज, सेविंग द टाइगर मीन सेविंग द एंटायर इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है। जब आप टाइगर को सेव कर रहे हो तो इसका मतलब आप पूरे इकोसिस्टम को सेव कर रहे हो। तो देखो, टाइगर जहां हो ये इंश्योर भी तो करना है ना कि आसपास जो प्रे अबंडेंस भी होनी चाहिए। अगर वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई प्रे अबंडेंस भी हो। हैबिटेट दैट बूस्ट द हाईएस्ट टाइगर नंबर्स आर टिपिकली दोज विद द हाई प्रे अबंडेंस। However, the idea was to save species across all the ecosystems, using the tiger as an umbrella to protect the natural forest, sustain our rivers and keep our air clean। तो वही तो है, जब आप अलग अलग वेराइटी में अलग अलग जगह पे टाइगर्स होंगे, डाइवर्सिटी होगी, तो उसके आसपास जो प्रे है, राइट, जिसपे जैसे टाइगर जिसको खाता है, ऐसे जो फूड चेन है वो भी बैलेंस होगी, राइट। यू विल प्रोटेक्ट द नेचुरल फॉरेस्ट ऑल्सो, बट इन द एब्सेंस ऑफ, यही तो लैक्यूने है, proper scientific oversight, the focus stayed on boosting the tiger numbers rather than their habitat and the concomitant species. The most common interventions were to manipulate the ecosystem so that they could support high densities of the tiger's principal prey species. Writer कह रहा है कि प्रॉपर साइंटिफिक ओवरसाइट के एब्सेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टाइगर के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग रेदर वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन दी हैबिटेट। और दूसरी बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं करना। इकोसिस्टम को मैनिपुलेट करना मतलब जैसे हमने पॉन्ड्स बना दिए, अब वो पॉन्ड्स जो बनाए उससे क्या हुआ, राइटर ने एक टर्म यूज करी है, चितालिफिकेशन। चितालिफिकेशन मतलब कि उससे वहां पर जो आपने पोर्स बनाए, जो आपने मैनिपुलेट किया इकोसिस्टम को, दिस इन्वॉल्व इंप्रूविंग द हैबिटेट फॉर चीतल एंड अ मिक्स फीडर दैट थ्राइव्स इन द इकोटोन। चितालिफिकेशन हो गया टाइगर रिजर्व्स का, वो जैसे वो हो गया ना, हमने किसी के लिए बनाया लेकिन यूज कोई और कर रहा है। अब चीतास का नंबर बढ़ गया, चीतास का नंबर बढ़ने से क्या हुआ, जैसे चीता जो है मान लो बारहसिंगा पे फीड कर रहा है, तो बारहसिंगा की जो चीतास का नंबर बढ़ गया, बारहसिंगा का पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि चीतास जो है वो लाइक बारहसिंगा को उस पर फीड करते हैं, और बारहसिंगा नहीं बचे, बारहसिंगा जो है दे डिपेंड ऑन टॉल ग्रासेस, तो ग्रासेस जो है वो टॉल होती गई। कहने का मतलब ये है फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, राइट। कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन जो हमने खुद से करी इन द इकोसिस्टम। इन अदर पार्क्स द एक्सेसिव प्रोविजनिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन लेड टू रिड्यूस्ड natural climate driven variations in the population of wildlife। तो यहाँ पर अपने को इकोसिस्टम में खुद से मैनिपुलेशन नहीं करने चाहिए, जो जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा इकोसिस्टम खुद से चेंज होता है, अगर कहीं रिवर बनती है, कोई पोंड बनता है, बारिश आती है, तो वो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपने जो किया उससे क्या हुआ,
चितालिफिकेशन हो गया, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, राइट। सो ये एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, कान्हा टाइगर रिजर्व में ये हुआ, द एक्सप्लोजन इन द चीतल पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द हैबिटेट बिकमिंग अनसुटेबल फॉर बारासिंगा विच डिपेंड्स अपॉन टॉल ग्रासेस, राइट। तो ये एक इशू है, ये एक लैक्यूने है। ऑन डिसेंट्रलाइजिंग दी कंजर्वेशन, इशू क्या है आपको समझ आ गया ना। एक तो अपने को वी आर लूजिंग दी जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही तरह की स्पीशीज़ जो है, एक ही तरह का जेनेटिक कोड जो है, आप एक ही बेल्ट के अंदर है, बाकी दूसरी अगर आप जगहें देखो, जैसे हमने देखा टाइगर की, जो वी आर लूजिंग द टाइगर्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे रीजन्स में, राइट। फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं इन दी इकोसिस्टम, वो नहीं करना, जैसे जो और राइटर ने टर्म यूज़ करी चितालिफिकेशन, वो एक इशू है। अभी बात करते हैं ऑन डिसेंट्रलाइजिंग द कंजर्वेशन, जो कि इस आर्टिकल का थीम है। कंजर्वेशन जो है इंडिया के अंदर एंटायरली डिपेंड करती है ऑन द नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरियाज पे ही डिपेंड करती है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टिव लॉ, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक रिस्ट्रिक्टिव लॉ है, ऑथर का कहना है कि ये जो मॉडल्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज है, ये यू कैन से कि सेंट्रल कंट्रोल है, मतलब एक अथॉरिटी का कंट्रोल है जिसके अंदर आम जो लोग हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आसपास अगर आप देखते हैं ना, कोई प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो नहीं है। सो राइटर का ये कहना है ऑर्डिनरी सिटीजन्स, स्पेशली दोज हु लिव क्लोजेस्ट टू द वाइल्ड लाइफ, who often pay the price for it, have very little say in the conservation। जो लॉज हैं that you are dealing with, जो आज के जो लॉज हैं, अपने को ये चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। एक वो था ना कंट्रोल, एक का कंट्रोल है, वो नहीं होना चाहिए। The laws and policies have done very little to enable the conservation. There is no policy framework and incentive for ordinary citizens to aid in the conservation, be it tiger, be it any other species. In India, all the natural habitats are managed by one agency, एक एजेंसी मैनेज कर रही है, एंड देयरफॉर जो अप्रोच है कंजर्वेशन की वो सिंगुलर है, उसको आपको हटाना है। जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर नेचुरल लैंड जो हैं दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, फार्मर्स, रेंचर्स, कॉरपोरेट, चैरिटीज, गवर्नमेंट, राइट। ईच ऑफ देम इंसेंटिवाइज ताकि लैंड को कंजर्व करे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट सेवरल कंजर्वेशन मॉडल्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो आर मैनेज्ड बाय वन एजेंसी, एंड देयरफॉर द अप्रोच फॉर द कंजर्वेशन इज सिंगुलर। ये नहीं होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो? अभी तक मैं पहले इस पूरे आर्टिकल को ख़त्म करती हूँ, फिर आपको इसकी समराइज फॉर्म जो है वो भी बता दूँगी। नीड ऑफ द आर क्या है, इशू पता चला क्या है और हो क्या रहा है ये भी पता चला, करना क्या है। वी नीड टू हैव फ्रेमवर्क दैट अलाउ लोकल कम्युनिटीज, सिटीजन्स, NGOs, साइंटिस्ट, बिजनेस टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द कंजर्वेशन। ये करना ज़रूरी है। एक ऐसी अप्रोच दैट इज को मैनेज्ड, inclusive and provides economic benefits for local communities also. Indeed, जैसे आपने देखा होगा ना, large tracts of foreign lands are reserved forests, और जो ये reserve forests हैं they are not co-managed. Co-manage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। They are under the jurisdiction of a single authority, a state department. वो ना होके एक ऐसी approach that is inclusive, right? Many landscape degraded agriculture lands adjoining these forest areas can be restored to enhance the connectivity between the protected area. ये एक protected area है, right? इस protected area के पास जो है, जो degraded एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसको रीस्टोर कर सकते हो, वहाँ प्लांटिंग कर सकते हो, जिससे कि प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी और इसके आसपास तो जैसे लोग भी रहते हैं, राइट। एंड दे कैन एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन रिजर्व फॉर द टाइगर्स। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ऐसा एक मूवमेंट दैट गोज विद इंक्लूसिविटी, और उसके बाद आप ये जो डिग्रेडेड एग्रीकल्चर लैंड्स और ये जो लैंडस्केप है इनको रीस्टोर कर सकते हो। और साथ ही साथ राइटर कहता है कि वी लैक अ विजन डॉक्यूमेंट दैट एग्जामिन्स दीज फिगर्स क्रिटिकली एंड प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मतलब सोल्यूशन क्या है? एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगले 20
सालों का हम एक रेस में है अगेंस्ट टाइम टू प्रिवेंट फर्दर फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन. Only by extending the reach of conservation beyond our present protected area system, empowering the local communities and ordinary citizens to meaningful participate in the conservation, we can hope to achieve an actual doubling of the tigers and other embattled वाइल्ड लाइफ. तो ये मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का ऑफ कंजर्वेशन, राइट. तो ओवरऑल यहाँ पे राइटर का क्या कहना है? राइटर का ये कहना है ये जो 6% की एनुअल ग्रोथ रेट है ये 50 सालों में तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन राइटर कह रहे हैं ऐसा, मैं नहीं. तो राइटर का ये कहना है कि हमने बहुत से इश्यूज अभी देखे हैं, जैसे कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात है, राइट, वो वी आर लूजिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, लूजिंग द टाइगर्स फ्रॉम झारखंड, छत्तीसगढ़. एक बेल्ट पे अगर एक तरीके की वैरायटी रहेगी तो वो भी एक दिक्कत रहे, वो नहीं होना चाहिए. लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन वायबिलिटी और नेचुरल रिकवरी के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब री इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं टाइगर्स को तो वैसे जगहों पर करें जहाँ पर एक तरीके की डाइवर्सिटी ना हो. एंड री इंट्रोडक्शन, अगर आप कुछ किसी को ला भी रहे हो तो री इंट्रोडक्शन शुड नॉट homogenize the tiger genetic structure across the country. जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करना, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ानी है, लॉस कर रहे हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को, वो नहीं होना चाहिए. दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक ओवरसाइट, वो. तीसरा, बेसिकली मैनिपुलेटिंग द इकोसिस्टम जो हम कर रहे हैं, राइट. एंड वी कुड सपोर्ट द हायर डेंसिटीज ऑफ द टाइगर्स. जहाँ पर आप टाइगर जो है रीलोकेट हो रहे हैं और उसके आसपास आपको देखना चाहिए जो प्रे स्पीशीज हैं उनकी अबंडेंस, राइट, क्योंकि टाइगर का बढ़ना मतलब जो आसपास के जो प्रेज हैं उनका भी ग्रो होना, क्योंकि टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, राइट. एक्सेसिव प्रोविजनिंग ऑफ वाटर, जो चितालिफिकेशन जो है वही, वो तो आप उससे लिंक ही कर सकते हो कि हम लोग मैनिपुलेट नहीं करें इकोसिस्टम्स को, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो ऐसे रिस्ट्रिक्टिव लॉज जो हम बना रहे हैं जहाँ पर एक अथॉरिटी जो है दैट इज सिंगल हैंडेडली होल्डिंग एवरीथिंग, उसको ना करते हुए हम डिसेंट्रलाइज करें. हम जैसे दूसरी कंट्रीज़ का यहाँ पर राइटर ने लिखा है, जैसे तो उसी को मेंशन करते हो जहाँ चैरिटीज़ हो गई, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आसपास की कम्युनिटीज़, उनको इन्वॉल्व करें, इंक्लूसिव हो चीज़ें, और साथ ही साथ जो आपके जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो. एंड यस, तो ये सब बातें जो है नीड ऑफ द आवर में, और नीड ऑफ द आवर इन द सेंस जो सॉल्यूशंस फिर बताए गए कि अलाउइंग द लोकल कम्युनिटीज़ एंड सिटीजन्स to participate in the meaningfully in the conservation. फिर उसके बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं like they are under the jurisdiction of a single department, तो co-managed approach होनी चाहिए, right. And third is enhancing the connectivity between the protected areas. How you can do that? By adjoining जो degraded agriculture lands हैं उनको वापस से you can बेसिकली वहाँ पर आप प्लांटिंग कर सकते हो, राइट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि इस एडिटोरियल के अंदर मेंशन है, और मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में भी एट लास्ट बता दिया है, ताकि आप इसको जब आप ये जो पॉइंट्स एक साथ गैदर कर सकते हो, इशू क्या है, सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, एवरीथिंग. ये था पूरा आर्टिकल. चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ. डिप्लोमेसी विद अ चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. The Chinese brokered agreement between Saudi Arabia and Iran reflects a new sort of regional alignment amidst America's declining influence. तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जो बदल रहा है, उसकी बात करी गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. ये जो आर्टिकल है ना, ओवरऑल ये आर्टिकल क्या कहता है? ओवरऑल जो सेंट्रल आइडिया है इस आर्टिकल का वो ये है, चाइना के जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं जो चाइना कर रहा है, जिसकी वजह से इट हैज़ रिजल्टेड इन द रिजम्पशन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, एंड विच इज़ सिग्निफिकेंट, बिल्कुल है इन टर्म्स ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी. हमने देखा है कि बैकग्राउंड में अगर आपने पता हो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, तो फेसिंग सेवरल टेंशंस. वहाँ पर चाइना के जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं, right, they are resulting in the once again the diplomatic relations, resumption of those relations between Saudi Arabia and Iran. तो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है मीडिएशन जो है सबको लगता है एक स्पॉन्टेनियस एक्ट है, ऐसा नहीं है. उसके पीछे देयर आर एफर्ट्स, बहुत
टाइम से ऐसा हो रहा होता है। आर्टिकल 33 जो है इसी के रिगार्डिंग में है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर अमंग मीन्स ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है बाय ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना, 3 कंट्रीज अनाउंस दैट एन, और जो सब मतलब ऑब्वियसली एक ऐसा इंसिडेंट जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो शॉकिंग के साथ साथ ये सब जो हो रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रीजन में, उस मिडिल ईस्ट में, दैट हैज़ बिन रीच, एक एग्रीमेंट तीनों कंट्रीज के बीच में एक अनाउंस किया गया दैट हैज़ रीच बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। वो जो एग्रीमेंट है वो क्या कहता है? रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जहाँ पे चाइना एक्ट एज अ मीडिएटर आप बोल सकते हो बिटवीन देम, रीओपनिंग देयर एम्बेसीज एंड मिशंस विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 months। ये एग्रीमेंट अफर्म कि हम दोनों बेसिकली द पार्टीज विल रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर in an Iranian newspaper on 11th March depicted the event as 1 agreement and 7 achievements. Iran's willingness to engage in a dialogue, ईरान करना चाहता है। फेलियर ऑफ द यूएस एफर्ट टू आइसोलेट ईरान, मतलब काफ़ी यूएस के एफर्ट्स रहे हैं कि सैंक्शंस लगाना, राइट? तो ये फेलियर्स ऑफ दोज एफर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अलायंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, फेलियर ऑफ इजरायली एफर्ट्स अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट, फेलियर ऑफ US effort to show the Iranian public that it has no choice but to agree to the joint comprehensive plan of action with America, जिसके बारे में UPSC ने पूछा भी था, राइट? चाइना की सक्सेसफुल एंट्री इन दी वेस्ट एशियन रिलेशंस, तो ये कुछ एक लिस्ट रही है और यहाँ पर इस आर्टिकल में यही है, चाइना ब्रॉट सऊदी अरेबिया टुगेदर विद ईरान एट टाइम when Israel hoped that US would bring it together with Saudi Arabia। तो चाइना का जो ये इन्फ्लुएंस है, ये चाइना का सऊदी अरेबिया को ईरान के साथ लाना और ये मीडिएशन, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? यूएस का जो इन्फ्लुएंस है एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस रीजन हैज डिमिनिश्ड एंड एक न्यू सॉर्ट ऑफ रीजनल अलाइनमेंट इज टेकिंग प्लेस विच हैज एम्पावर्ड एंड गिवन बोथ रशिया एंड चाइना न्यू इन्फ्लुएंस। ये पॉइंट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या रहता है? अगर मैं गल्फ रीजन की बात करूँ, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, गुड रिलेशंस हैं विद द कंट्रीज लाइक ईरान, कतर, राइट? सो इंडिया शेयर गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द गल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे रिलेशनशिप्स आर ऑयल, गैस, ट्रेड, राइट? तो ये सब कुछ, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू द GCC मेंबर कंट्रीज वो भी इट ग्रू बाय 58.26%, 58.26%, you can say to about $44 billion US dollars in 2021-22। बाइलेटरल ट्रेड जो है गुड्स में वो भी इंक्रीज हुआ है टू $154.73 बिलियन डॉलर्स। सो ओवरऑल कहने की बात यह है कि इंडिया का जो रिलेशन है विद गल्फ रीजन एंड गल्फ, इंडिया एंड द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सो बेसिकली उनका एक अच्छा रिलेशन है, गुड रिलेशन है। गल्फ रीजन GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, दे आर देयर। अब रही बात इंडिया की, इंडियाज रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट हैज बिन रीस्ट्रेन। ये जो रीजन है इट इज़ इन इंडियाज प्रॉक्सिमेट नेबरहुड विद इन इट्स सिक्योरिटी पैरामीटर्स। अगर मैं बात करूँ इंडिया, जैसे कि मैं ट्रेड की बात कर ही रही थी यहाँ पर, तो इंडिया का बेसिकली इंडियाज रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, चाइना का आना, हैज़ बिन रीस्ट्रेन। ट्रेड प्रायोरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो भी ज़रूरी है। सो इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ जो ये ट्रेड प्रायोरिटी की मैं बात कर ही रही हूँ। हाइड्रोकार्बन इम्पोर्ट्स, इंक्रीजिंगली of investments, right? It is also an important destination for manpower exports. So exports बड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर भी मेंशन किया है। इंडिया का स्टैंड है द पॉलिसी ऑफ अवॉइडिंग इंटरफेरेंस इन दी रीजनल डिस्प्यूट्स, जो कि हम नहीं करते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द मैन पावर, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। द ऑफिशियल पॉलिसी हैज़ फोकस्ड ऑन बाइलेटरल रिलेशंस एंड अवॉइडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द बाइलेटरल एंड रीजनल डिस्प्यूट। जो हम होता है ना कि हम रीजनल डिस्प्यूट्स में इंटरफेरेंस नहीं करते, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रायोरिटी भी रहती है। गिवन दीज प्रायोरिटीज इंडिया हैज़ कॉन्शियसली रिफ्रेन्ड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर देखो, प्रेजेंटली जैसे बात कर ही रहे हैं कि अभी ये जो रीजन है इज़ वॉलेटाइल, इंडिया नीड्स टू सेफगार्ड इट्स एक लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपका जो ओपिनियन है आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओवरऑल
China's mediation efforts have played a significant role. बिल्कुल चाइना की एंट्री इन दिस रीजन इज ब्रिंगिंग सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू अ नेगोशिएटिंग टेबल. बिल्कुल सही है. दिस डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी एंड चेंजिंग डायनेमिक्स. चाइना की एंट्री ऑब्वियसली इट इज लीडिंग टू द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. India's response to this development has been restrained. अपने को इस रीजन को ऐसे नहीं देखना चाहिए. इट शुड नॉट बी व्यूड इन कॉम्पिटिशन विद चाइना एंड इंडिया शुड नॉट कंसीडर इटसेल्फ अ सरोगेट फॉर दोज हु हैव बीन आउटप्लेड इन पावर गेम्स. तो यहाँ पर उसको एज अ रीजन फॉर कॉम्पिटिशन नहीं देखना चाहिए. इंडिया जो है इंडिया नीड्स टू ऑब्वियसली प्रोवाइड बूस्ट टू द रिलेशंस, और ये कंक्लूजन जो है इंडिया नीड्स टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट ऑल्सो. और वही होता है कि हम रीजनल डिस्प्यूट्स में किसी के वो होता है ना टांग नहीं अड़ाना, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बात है. सो ये इंडिया का स्टैंड है. इंडियाज रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टिल रीस्ट्रेन, और जो ओवरऑल प्रायोरिटी है इंडिया की वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. राइट. तो ये था आज एक कंप्लीट सेशन जहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो कवर किए हैं. इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है. ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक दिस सेशन, share it with the other friends, and don't forget to subscribe to the Shri Ram's IAS channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off, and we'll meet you in the next session. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes.